जय हिंद एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में, अधैतिहासिक काल के बारे में और ऐतिहासिक काल में वैदिक सभ्यता को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आप लोग जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ये सब समझ में आएगा। और नहीं भी देखिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो है द्वितीय नगरीकरण शुरू हो जाता है महाजनपद काल से। वैदिक सभ्यता कैसी काल थी भाई? तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि महाजनपद का काल एक क्या है ना, द्वितीय नगरीकरण की सभ्यता है। यानी द्वितीय नगरीकरण का मतलब क्या है? तो द्वितीय नगरीकरण का मतलब है कि शहर बनना दूसरी बार स्टार्ट हो गया था। तो सर पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार हम लोग पढ़ा चुके हैं सिंधु सभ्यता में, यानी अधैतिहासिक काल में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द्वितीय नगरीकरण सभ्यता या फिर महाजनपद का काल, कुछ भी बोलो। तो छठी शताब्दी में क्या हुआ? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अखंड भारत में, भारत को पहले बोला जाता था अखंड भारत। क्यों? क्योंकि यह पूरा अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक जाता था। भारत में द्वितीय अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया। बताएं नगरीकरण का मतलब क्या है, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो महाजनपद के नाम से जानते हैं, जिसको क्या कहा गया है? तो महाजनपद का काल बोलो, महाजनपद बोलो तो क्या बोलते हैं? तो 16 महाजनपद का उदय हुआ। कितना? 16 महाजनपद का उदय हुआ। टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो 16 है। अच्छा, इसमें इसकी जानकारी हम लोग सर कहाँ से इकट्ठा किए हैं? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ का एक बुक है जिनका नाम है अंगुत्तर निकाय, वहां जाके पढ़िए तो 16 महाजनपद के बारे में मिलेगा। सर ये वाला बुक मेरे पास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैन धर्म का एक पुस्तक है भागवती सूत्र। कौन सा है? जैन धर्म का है भागवती सूत्र और बौद्ध धर्म का है अंगुत्तर निकाय। दोनों में क्या मिलता है? तो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं विस्तार से, अगर यदि महाजनपद के बारे में समझना है तो। चलिए फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं कि महाजनपद की संख्या कितनी है भाई। हम लोग जानते हैं कि 16 है, और राजधानी इसका क्या क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसका क्षेत्र कौन कौन सा होता है। तो इसमें हम लोग 16 महाजनपद को एक ही दिन में याद नहीं करेंगे ना, 16 महाजनपद को एक ही दिन में याद नहीं करना है। अभी हम लोग 4 को बताते हैं और फिर इसी तरह करके 4 दिन लगेगा, 4 चौका 16, खत्म हो जाएगा महाजनपद। टोटल महाजनपद की संख्या 16 है, 16 भी याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। पहला देखो, पहला है आपका गंधार, दूसरा है कंबोज, तीसरा है मत्स्य, चौथा है अभी कुरु। इसी 4 को हम लोग याद करते हैं। देखिए गंधार की राजधानी है तक्षशिला, गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला है। कंबोज की राजधानी हटक है, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, और कुरु की राजधानी आपका इंद्रप्रस्थ है। ठीक है, इसका कौन कौन सा एरिया है भाई? तो एरिया है आपका, गंधार का राजधानी क्या है? तो गंधार की राजधानी है तक्षशिला, इसका एरिया है आपका पाकिस्तान। कंबोज की राजधानी हटक, एरिया है आपका अफगानिस्तान। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, और एरिया है आपका राजस्थान वाला। और कुरु की राजधानी है आपका इंद्रप्रस्थ, और एरिया है आपका दिल्ली और हरियाणा वाला क्षेत्र। इसको याद किस तरह रखेंगे सर? याद रखो भाई मैप के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैप माइंड में रखो कि ऊपर में क्या है भाई? ऊपर में है जम्मू कश्मीर, नीचे में क्या है? तमिलनाडु तमिलनाडु होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर मेरा गुजरात है, ठीक है, और इधर मेरा क्या है? झारखंड को मान लो ना, क्या दिक्कत है? क्या कि उतना दूर हम लोग को जाना नहीं है। तो देखो सबसे ऊपर में क्या है? तो कंबोज। क्या है भाई? कंबोज। ये कहाँ है? अफगानिस्तान में है। ये क्या है? अफगानिस्तान में है। सबसे ऊपर में क्या है? तो कंबोज है। कंबोज की राजधानी हटक। इसको याद कैसे रखना? तो कम बोल, किसी लड़की को बोलना है कि कम बोल, नहीं तो मुंह में लगा देंगे हटक, मुंह में लगा देंगे फाटक। और क्योंकि हम लोग को पढ़ना है कंबोज की राजधानी हटक, कम बोल नहीं तो मुंह में लगा देंगे फाटक। मुंह में क्या लगा देना है? फाटक। क्यों? क्योंकि हम लोग को कंबोज की राजधानी पढ़ना है हटक। इस तरह गंदा सा लॉजिक ट्रिक बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह गंधार का याद करो, ज्यादा गधा जैसा करेगा तो मारेंगे एक सिला, ज्यादा गधा जैसा करेगा तो मारेंगे एक सिला, क्योंकि गंधार की राजधानी है तक्षशिला। ज्यादा गधा जैसा करेगा तो मारेंगे सिला, एक सिला, क्योंकि गंधार की राजधानी है तक्षशिला। उसके नीचे में जस्ट आएंगे तो तक्षशिला मिलेगा, यानी गंधार की राजधानी। अच्छा, उसके बाद देखो ये क्या है भाई? मत्स्य। कहाँ है? राजस्थान में। इसको कैसे याद रखेंगे? तो राजस्थान में क्या पानी का मात्रा ज़्यादा है? नहीं है, क्योंकि वहाँ मछली सब क्या बाहर में ही तैरेगा। तो बाहर में तैरेगा, इस तरह लॉजिक लगा सकते हैं कि मछली बाहर में ही तैरेगा, यानी मछली रहेगा वहाँ पे तो बाहर में ही रहेगा, तो वहाँ पे मत्स्य। ठीक है, और उसकी राजधानी क्या है? विराटनगर। जो ज़्यादा मछली मिलेगा तो विराटनगर, विराट मछली मिल गया, तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर। उसके बाद है आपका क्रूर। तो सबसे क्रूर देवता कौन थे? तो सबसे क्रूर देवता थे आपका इंद्र।
अभी भी क्रूरता दिखाते हैं, जब बारिश करते हैं तो एकदम भयानक बारिश कर देते हैं, प्रलय ला देते हैं। अभी जैसे हम लोग को धान रोपाई चल रहा है, रोपने नहीं दे रहे हैं किसी किसी आदमी को, इतना बारिश हो रहा है। तो कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। और एरिया है आपका क्या? तो दिल्ली और हरियाणा वाला क्षेत्र। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं, वही चीज़ सारा का लिखा गया है। सारा को हम लोग इस तरह करके याद कर लेंगे, मैं आपके माध्यम से, टेंशन नहीं लेना है। सूर्यसेन, सूर्यसेन की राजधानी मथुरा यूपी में है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती यूपी में है। पंचाल की राजधानी अहिच्छन या फिर कपिल्य बोलो तो यूपी में है। चेदी की राजधानी आपका सतीमती यूपी में है। वतस की राजधानी कौशाम्बी यूपी में है। काशी की राजधानी बनारसी, इसको तो याद नहीं करना है, काशी बनारस एक ही है, तो यूपी में है। मल्ल महाजनपद कहाँ है? कुशीनगर में है, यूपी देवरिया। अस्मक महाजनपद कहाँ है भाई? कोटला में है। अस्मक महाजनपद कहाँ है भाई? तो कोटला में है, मतलब उसकी राजधानी है कोटला। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी है भाई? इसके अस्मक राजधानी के में कौन सी नदी है? तो आपका गोदावरी नदी है। अवंती राजधानी उज्जैन, महिष्मती इसी को बोल सकते हैं। और कहाँ पे है? आपका मध्य प्रदेश में है। बज्जी की बात करें तो बज्जी की राजधानी है वैशाली। बज्जी की राजधानी है वैशाली, कहाँ पे? बिहार, हाजीपुर। अंग की राजधानी है चंपा, भागलपुर, मुंगेर, बिहार। उसके बाद मगध की राजधानी है राजगिरी। मगध की राजधानी क्या है भाई? राजगिरी। कहाँ पे? मगध की राजधानी राजगिरी। और ये कौन सा एरिया है? तो पाटलिपुत्र यानी बिहार वाला एरिया, यानी पटना वाला एरिया में मगध महाजनपद था। 16 महाजनपदों की चर्चा कौन सी किताब में है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस में बताए हैं? कि बौद्ध धर्म की अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म की भागवती सूत्र में मिलता है हम लोग को 16 महाजनपद की चर्चा। इसको बता दिए हैं। कंबोज, गंधार, कंबोल नहीं तो गेट में मुंह में लगा देंगे फाटक। कंबोल नहीं तो मुंह में लगा देंगे फाटक, क्योंकि कंबोज की राजधानी हम लोग को पढ़ना है फाटक। उसके बाद ज्यादा गधा जैसा करेगा तो मारेंगे एक शिला। क्यों? क्योंकि गंधार की राजधानी है तक्षशिला। फिर उसी तरह क्रूर देवता कौन है? तो इंद्रप्रस्थ। और सबसे ज्यादा मछली कहाँ मिलेगा? तो विराटनगर में और राजस्थान। कहाँ पे? विराटनगर, राजस्थान। समझ में आ गया? चलो मैं आपके माध्यम से भी समझा दिए। ये मेरा पूरा था अखंड भारत, जो अफगानिस्तान से लेकर देखिए म्यांमार तक जा रहा है। पूरा इतना बड़ा एरिया में था, इतना बड़ा एरिया में था। देखिए हमारी भारत माता, अखंड भारत ये है। ये कब का भारत है भाई? तो डेट नहीं दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। गंधार, देखो कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ है कि गंधार महाजनपद पाकिस्तान में था। अभी बताएं गंधार महाजनपद कहाँ था? तो पाकिस्तान में था। गंधार महाजनपद कहाँ था? पाकिस्तान में था। गंधार की राजधानी तक्षशिला। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो शिक्षा का केंद्र था। यहीं पे हमारे थे चाणक्य जी। कौन थे? चाणक्य जी। अभी खाली नोट करो कि चाणक्य जी थे, आगे पढ़ना है कि क्या किए चाणक्य जी। चलो उसके बाद अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अस्मक के बारे में पढ़ा है, जो कहाँ पे था? गोदावरी नदी पे था। अस्मक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। चलो यहाँ पर भी कोई दिक्कत। उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद, उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद गणराज था। एक क्या था? गणराज था, मल्ल महाजनपद। उसके बाद बिहार का वज्जी क्या था? एक गणराज था। कोई दिक्कत नहीं है। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या थी? तो वैशाली थी। लिच्छवी गणराज का शासन था इसमें। यहाँ पे वैशाली में किस गणराज का शासन था? तो लिच्छवी गणराज का शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज था। तो क्वेश्चन आएगा कि पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज कौन सा था? तो आपका कौन सा था? लिच्छवी गणराज। लिच्छवी गणराज। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद तो मगध महाजनपद। सबसे पुराना की बात करें तो सबसे पुराना महाजनपद था आपका वज्जी, की राजधानी वैशाली। यहाँ पे कौन सा राजा था? तो लिच्छवी नरेश था। लिच्छवी गणराज था। लिच्छवी गणराज था। चलो सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्या था? तो मगध था। मगध था। इसके दक्षिण में विंध्याचल। दक्षिण में क्या था? तो विंध्याचल पर्वत। चलो ठीक है। पश्चिम में सोन नदी। पश्चिम में यानी देखो ये क्या हो गया? ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण। तो दक्षिण में क्या है भाई? तो दक्षिण में है आपका विंध्याचल पर्वत। यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है। भारत का मैप से बना, भारत का मैप यहाँ पे नहीं है ना, तो हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह एकदम
समझ लो थोड़ा सा। चलो, दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में आपका विंध्याचल पर्वत, ये रहा विंध्याचल पर्वत। अच्छा, आगे देखो, पश्चिम में सोन नदी, पश्चिम में क्या है, सोन नदी, यानी इधर में है सोन नदी, ये वाला सोन नदी मान लो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उत्तर में गंगा नदी, उत्तर में क्या है, गंगा नदी, ये वाला गंगा नदी है, चलो ठीक है। तथा पूरब में फल्गु नदी जैसी इस महाजनपद का प्राकृतिक दुर्ग का काम करती है। दुर्ग का मतलब होता है किला यानी घेराबंदी। तो यहाँ पे क्या है, फल्गु नदी। तो इस वाले एरिया में देखो, बिहार वाला एरिया आया, तो इस वाले एरिया में क्या था, मगध महाजनपद, जो सबसे बड़ा महाजनपद था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो मगध महाजनपद था। इसमें मगध यानी मगध महाजनपद में कुल 6 राजवंशों ने शासन किया। ट्रिक क्या है भाई, तो ट्रिक है आपका हसीन मशुकसा। क्या है भाई, ट्रिक है आपका हसीन मशुकसा, ट्रिक है आपका हसीन मशुकसा, हसीन मशुकसा। जहाँ पे पहला आएगा आपका ह से हर्यक वंश, सी से आएगा शिशुनाग वंश, नौ से आएगा नंद वंश, फिर आएगा मौर्य वंश, मौ से फिर आएगा सुंग वंश, सु से, और क से आएगा कन्नव वंश, और लास्ट में आएगा आपका सा से सातवाहन वंश। कुल 7 राजवंशों ने शासन किया है मगध महाजनपद पर। मगध महाजनपद जो कि एक शक्तिशाली महाजनपद था। इसमें कुल कितने राजवंशों ने शासन किया है, तो 7 राजवंशों ने शासन किया है। इसका मतलब हम लोग का भी पढ़ना है किसके बारे में है, मगध महाजनपद के बारे में। महाजनपद समझ में आया कि 16 महाजनपद है, उसमें से हम लोग एक उठाए हैं जिसको नाम है मगध महाजनपद। क्यों, क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली था, इसी में सब कांड हुआ है। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मगध महाजनपद के बारे में। तो मगध का पहला राजा था बृहद्रथ। ऐसा माना जाता है कि मगध का पहला राजा कौन था, तो बृहद्रथ था। कौन था भाई, बृहद्रथ था। इन्होंने कोई वंश बनाया होगा, तो इन्होंने जो वंश बनाया उनका नाम दिया अपने नाम पर बृहद्रथ वंश। मान के चलो कि हम उस टाइम रहते तो हम अपने नाम पर कुछ वंश बनाते, फलना राजवंश। उसी तरह बृहद्रथ का एक राजा था, इन्होंने अपने नाम पर बनाया एक वंश जिनका नाम रखा बृहद्रथ वंश। क्या नाम रखा, बृहद्रथ वंश। ये ठीक थे, अच्छा खासा बृहद्रथ जो थे, राजा जो थे, ये अच्छा खासा आदमी थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनका बेटा जिनका नाम था जरासंध शासक बनता है। यानी बृहद्रथ का अगला शासक कौन बना, इनका बेटा, बृहद्रथ का बेटा। बृहद्रथ का बेटा का नाम क्या है, तो जरासंध। अब जरासंध की लड़ाई हो जाती है भीम के साथ। किसके साथ, भीम के साथ। और इसी जरासंध और भीम की लड़ाई को कहा गया है मल्ल युद्ध। क्या कहा गया भाई, मल्ल युद्ध। तो क्वेश्चन आएगा कि मल्ल युद्ध क्या है, तो जरासंध और भीम की लड़ाई को कहा गया है मल्ल युद्ध। क्वेश्चन आएगा कि मल्ल युद्ध किनके बीच हुआ है, तो भीम और जरासंध के बीच। क्वेश्चन आएगा कि मल्ल युद्ध भीम ने किसके साथ लड़ा है, तो जरासंध के साथ। कुछ भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से मार देना है। जरासंध एक शक्तिशाली और योग्य शासक था, इसमें नो डाउट है। जरासंध की मृत्यु हो जाती है भाई। जरासंध ने क्या बनाया, तो जरासंध का किला, अपने नाम पर किला बनवाया है। जो राजगीर जो था ना, राजगीर राजधानी जो था, उस पर क्या किया है ना, किला बनवाया है। कौन बनाया है, तो जरासंध ने बनाया है। तो क्या नाम रखा है, जरासंध का किला। बृहद्रथ बनाता तो रखता बृहद्रथ वंश का किला या फिर बृहद्रथ का किला। चलो, जरासंध का बेटा आया, नाम था सहदेव। क्या नाम था, सहदेव। तो अच्छा खासा नहीं था, फिर इसकी मृत्यु हो गई, तो अगला शासक बना इसका बेटा, सहदेव का बेटा, नाम था रूपुंजय। क्या नाम था, रूपुंजय। लेकिन फिलहाल इस सब के बारे में, यानी बृहद्रथ वंश के बारे में अधिक जानकारी हम लोग को इकट्ठा नहीं है। महाभारत से यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे। कौन थे भाई, बृहद्रथ थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था कौन, तो जरासंध। किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत ही कम मिला है। अब ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत ही कम मिला है, जिसके कारण हम लोग पहला राजवंश किसको मानेंगे, किसको मान रहे हैं, तो हर्यक वंश को। अभी बोले ना कि मगध पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया है, पहला है आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश को क्यों माने, क्योंकि हम लोग तो अभी पढ़े बृहद्रथ वंश, लेकिन बृहद्रथ वंश के बारे में बृहद्रथ वंश में क्या हुआ न, जानकारी का अभाव है, जिसके कारण हम लोग को मानना पड़ रहा है हर्यक वंश को पहला मगध का वंश। चलो, क्यों, क्योंकि मान के चलो कि कोई 2 भाई है, किसी बाप का 2 बेटा है,
अब मेला गया घूमने के लिए, वहाँ पे बड़का वाला खो गया। अब बड़का वाला खो गया तो मिल ही नहीं रहा है। अब मिल ही नहीं रहा है तो भाई हम बड़का किसको मानेंगे, तो जो छोटका था उसी को बड़का मानेंगे। उसी तरह मजबूरी में किसको मानना पड़ रहा है, हर्यक वंश के बारे में। अगर यदि हम लोग को बृहद्रथ के वंश के बारे में जानकारी आगे चलकर मिल जाती है तो हम लोग वहाँ पे लिख देंगे, इतिहास लिखा जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब लिखा जाएगा कि हम लोग जो पहले मानते थे हर्यक वंश को मगध मगध वंश का सबसे पहला वंश, इसको ना मानते हुए हम लोग बृहद्रथ को मानते हैं, क्योंकि हम लोग को साक्ष्य मिल चुका है। चलो अभी हम लोग क्या पढ़े भाई, तो बृहद्रथ वंश के बारे में पढ़े, बृहद्रथ वंश के बारे में पढ़े। संस्थापक कौन है, तो बृहद्रथ जी थे। इनका बेटा कौन था, जरासंध। इनका युद्ध किससे हुआ, तो भीम से हुआ। क्या कहलाया, तो मल्ल युद्ध कहलाया। जरासंध ने क्या किया, तो किला बनवाया। कहाँ पे, तो राजगीर में। राजगीर क्या थी, तो मगध की राजधानी थी। इनका जरासंध का बेटा आया सहदेव, मृत्यु हो गई। फिर उनका बेटा आया ध्रुपद। लेकिन कोई भी इसका ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, जिस वजह से बृहद्रथ वंश को पहला वंश नहीं मानते। समझ में आ गया। चलो अब हम लोग मानते किसको भाई, तो हर्यक वंश को। किसको मानते हैं, हर्यक वंश को मानते हैं। पहला मगध का पहला वंश किसको मानते हैं, हर्यक वंश को। किसको, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का पहला शासक था आपका बिंबिसार। कौन था, हर्यक वंश का पहला शासक कौन था, तो बिंबिसार था। राजधानी बनाया किसको, तो राजधानी पहले से था राजगीर। मगध की राजधानी क्या थी, राजगीर। तो राजगीर को ही बनाया इन्होंने राजधानी, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब बिंबिसार जब मगध पर राज्य कर रहे थे या फिर मगध साम्राज्य को चला रहे थे, तब अवंती यानी मध्य प्रदेश का एक राजा था जिनका नाम था चंद्रप्रद्योत। क्या नाम था, चंद्रप्रद्योत। उनको एक ऐसा रोग हो गया ना, जिसमें वो बचने के कंडीशन में नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, मगध का शासक बिंबिसार ने अपना एक राजवेद को भेजा। कहाँ पे, तो चंद्रप्रद्योत के पास, यानी मध्य प्रदेश अवंती के पास। अवंती बोलो, मध्य प्रदेश बोलो, या फिर चंद्रप्रद्योत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन भेजा भाई, तो मगध का राजा था कौन, तो बिंबिसार। तो बिंबिसार ने भेजा अपना राजवेद का नाम था जीवक। और जीवक ने इसका इलाज किया अवंती के राजा को। अवंती के राजा का इलाज कौन किया, तो जीवक नामक वेद ने किया। कहाँ से आया था, तो मगध से आया था। मगध का राजा उस समय कौन था, तो बिंबिसार था। चलो चंद्रप्रद्योत क्या हुआ न, ठीक हो गया। अब चंद्रप्रद्योत जब ठीक हो गया तो अपना साम्राज्य को यानी अवंती को किस में मिला लिया, मगध में। अब अवंती आ गया किसके अंतर्गत, मगध के अंतर्गत। यानी मगध का राजा जो बिंबिसार है, ये अब अवंती राज को भी देखेगा और पूरा मगध को भी देखेगा। यानी मगध बढ़ के हो गया है इतना बड़ा। मगध कितना बड़ा हो गया है, तो मगध और अवंती दोनों साथ में हो गए हैं। अब मगध का क्षेत्रफल बढ़ गया। इसी तरह करके बिंबिसार क्या करते थे, तो विवाह के माध्यम से विवाह करते थे। और विवाह में जो दहेज मिलता था, तो दहेज में पहले जमीन जायदाद ही मिलता था ना, तो जो विवाह में जमीन मिलता था उसके माध्यम से अपना क्षेत्र का विस्तार किए। मान के चलो यहाँ बिंबिसार है, यहाँ पे किसी से शादी कर लिए, इस क्षेत्र को अपने एरिया में ले लिए। उसी तरह करके इन्होंने क्या किया, अपना क्षेत्र का विस्तार करना प्रारंभ किया। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ऊपर में था वैशाली नामक एक वैशाली पर आक्रमण किया, लेकिन वैशाली को नहीं जीत पाया। कौन, तो आपका बिंबिसार। मगध की राजधानी राजगीर क्यों बनाया गया था भाई, तो राजगीर बनाने का उद्देश्य था, मगध की राजधानी राजगीर बनाने का उद्देश्य था, यह था कि वह एरिया चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ था और राजा महाराजाओं को रखने के लिए सुरक्षित था। क्योंकि किसी को भी पहाड़ पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता था ना, और चारों तरफ से किलाबंदी हुआ करता था, जिसके कारण क्या बनाया गया, तो राजगीर को राजधानी बनाया गया था। और राजगीर को कहा जाता है राजाओं का घर। तो राजगीर का प्राचीन नाम क्या था, राजगृह, यानी राजाओं महाराजाओं का घर। इनका पुत्र था, इनका पुत्र, तो इनका पुत्र बिंबिसार का पुत्र नाम था इनका अजातशत्रु। कौन था, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया, अपना बाप को मार डाला। देख रहे हैं, अजातशत्रु किनका बेटा था, तो बिंबिसार का। अजातशत्रु ने क्या किया, तो अपने बाप का मर्डर कर दिया और इस हर्यक वंश पर इन्होंने अधिकार कर लिया, अजातशत्रु ने। तो इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था
पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? तो हर्यक वंश। और इसके संस्थापक थे बिंबिसार, पहले ऐतिहासिक शासक थे। तो क्वेश्चन आएगा कि पूरे मगध का पहले ऐतिहासिक शासक का नाम, तो बिंबिसार। पूरे मगध का पहला ऐतिहासिक वंश का नाम, तो हर्यक वंश। और बिंबिसार ने विभाग के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया और साम्राज्य विस्तार किया। इनके समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत एक असहाय रोग यानी लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो गए। अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को भेजा। जीवक के इलाज से चंद्रप्रद्योत स्वस्थ हो गए और उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया। अवंती को क्या क्या? तो मगध के अधीन कर दिया। बिंबिसार छोटे छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इनमें वैशाली पर, इनमें जो है, इनमें नहीं, इसने वैशाली पर आक्रमण किया था, किंतु सफल नहीं हो पाया। कौन आक्रमण किया था भाई? तो बिंबिसार जी अपन आक्रमण किए थे वैशाली पर, लेकिन वैशाली को जीत नहीं पाए थे। इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। तो अगला शासक कौन बनेगा भाई? तो अगला शासक बनेगा आपका अजातशत्रु। अगला शासक कौन बनेगा? अजातशत्रु। तो अगला शासक बन गया आपका अजातशत्रु। कौन बन गया? अजातशत्रु। बेटा था, किसका बेटा था? बिंबिसार का। इन्होंने बाप की हत्या की, इसीलिए इसे कहा गया बापहीनता यानी पितृहीनता। बाप को क्या कहा जाता है? पितृ। और तो इसको कहा गया पितृहीनता। तो क्वेश्चन आएगा कि पितृहीनता किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शन में रहेगा उदयन और ऑप्शन में रहेगा आपका अजातशत्रु। तो दोनों को मार के आना है, क्योंकि इसका बेटा आएगा आपकी उदयन और इसका बेटा भी अजातशत्रु को मारा है। देखना अभी ये थोड़ा सा हौच-पौच टाइप के आदमी थे, बेईमान टाइप के, इसीलिए इसको कहा गया है कुनिक। तो कुनिक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है भाई? अजातशत्रु के लिए। पितृहंता अजातशत्रु के लिए। अजातशत्रु का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। अजातशत्रु का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। लेकिन ये कौन सा शत्रु को बाप क्या बोलते हैं नाश किया है? अपने बाप। चलो, इन्होंने क्या किया? तो किलाबंदी करवाई। इन्होंने क्या किया? किलाबंदी करवाई। कौन? तो आपका अजातशत्रु। राजगीर को क्या किया ना, चारों तरफ से किलाओं से बंद करवा दिया। वैशाली इसका बाप नहीं जीत पाया, वैशाली पर आक्रमण किया, वैशाली को जीत लिया आक्रमण करके। कौन? तो आपका अजातशत्रु। तो क्वेश्चन आएगा कि वैशाली को किसने जीता? वैशाली को किसने जीता? तो आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था? तो बिंबिसार का बेटा था। बिंबिसार का बेटा था। अच्छा, कौन सा हथियार का यूज किया था? तो हथियार का नाम था रथ मुसल तथा महाशिला कंटक। कौन सा हथियार था? हथियार था आपका रथ मुसल या फिर महाशिला कंटक। दो हथियार का यूज करके किसको जीत लिया? तो वैशाली को जीत लिया। अच्छा, वैशाली को जीतने के लिए किसको भेजा था? तो वर्षकर नामक सहयोगी को भेजा था। अजातशत्रु का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। क्या इन्होंने शत्रुओं का नाश किया है? पता नहीं, लेकिन बाप का नाश किया है, शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुनिक भी कहा जाता है। इसने अपने पिता की हत्या की, इसलिए इसे पितृहंता भी कहा गया है। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी करा दी। अजातशत्रु के काल में ही सप्तकर्मी गुफा में राजगिरी में पहला बौद्ध संगीति हुआ था। बौद्ध संगीति पढ़ा चुके हैं। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी में। 483 ईस्वी में टिक भी बताए थे, 483, 383, 255 पहली सदी। चलो, तो किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। कौन सा गुफा था? तो सप्तकर्मी गुफा था। चलो, सप्तकर्मी राजगीर है कहाँ पे? तो मगध यानी पाटलिपुत्र यानी पटना में है। चलो, इसने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और वैशाली को जीत लिया। वैशाली को जीतने वाला राजा अजातशत्रु, बाप को मारने वाला राजा अजातशत्रु। इस युद्ध में अपने दो नए हथियारों यानी रथमुसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। कौन? तब का अजातशत्रु। इसी के पुत्र उदयन ने इनकी हत्या कर दी। ये अजातशत्रु मारा अपने बाप को, इसका बेटा उदयन आया, उदयन ने मारा अपने बाप को। अगला शासक कौन बनेगा? तो अगला शासक बन गया आपका उदयन।
अगला शासक कौन बन गया? तो अगला शासक बन गया आपका उदयन। किसका बेटा था? अजातशत्रु का बेटा था। इन्होंने बाप को मारा, इसलिए इसको क्या कहा गया है? पितृहीनता। इन्होंने क्या किया? तो पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। अभी राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी थी ना आपकी राजगीर। देखो राजगीर थी, अभी तो राजगीर ही है राजधानी, लेकिन जैसे ही उदयन आया, उदयन बोला कि नहीं रहेगा अब राजगीर में, अब कहाँ रहेगा? पाटलिपुत्र में हम लोग बनाएंगे राजधानी। तो उठा के ले गया पाटलिपुत्र, राजधानी बना दिया। इस वंश का अंतिम शासक जो आया या फिर अगला शासक आया, नागदशक। कौन था? कौन आया? नागदशक। ये एक अयोग्य शासक था। नागदशक कैसा शासक था? तो अयोग्य शासक था। इन्होंने क्या किया? तो एक सेनापति रखा जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग नामक सेनापति रखा। कौन? तो नागदशक ने। अब नागदशक की हत्या कर दी, इसी के सेनापति ने नागदशक यहाँ पे मारा गया। अब नागदशक मारा गया तो ये जो है शुंग शिशुनाग, इन्होंने एक नया वंश का उदय कर दिया जिसका नाम रखा शिशुनाग वंश। क्या नाम रखा? शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग ने किसको मारा? नागदशक को मार दिया। शिशुनाग वंश का उदय हुआ और इस प्रकार क्या हुआ? तो शिशुनाग वंश का उदय हुआ। उदयन ने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे भी पितृहीनता कहते हैं। इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा, और फिर इन्होंने क्या किया? पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना दिया। उदयन का पुत्र था नागदशक, एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति द्वारा यानी शिशुनाग द्वारा कर दी गई और एक नया वंश का स्थापना कर दिया जिसका नाम हुआ शिशुनाग वंश। यानी मगध का दूसरा राजवंश अब स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। किसको मारा? नागदशक को मारा। चलो इन्होंने क्या किया? देखो उदयन ने बना के रखा था पाटलिपुत्र को राजधानी, इन्होंने वैशाली को ले गया। राजधानी किसको शिफ्ट कर दिया? वैशाली को। राजधानी अभी पटना में था, पटना से वैशाली उठा के ले गया राजधानी। अगला शासक आया कालाशोक। अगला शासक कौन आया भाई? तो कालाशोक आया। अब कालाशोक क्या किए? तो वैशाली को राजधानी नहीं रहने दिए, वैशाली से फिर पटना को ले आए, राजधानी बना दिए, पटना को राजधानी बना दिए। अब याद करो कि कालाशोक के समय ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संहिता हुई थी। द्वितीय बौद्ध संहिता कब हुई है? तो कालाशोक के समय हुई है। कहाँ पे हुई है? वैशाली में हुई है। कब हुई है? तो 383 BC में हुई है द्वितीय बौद्ध संहिता। फिर शिशुनाग वंश का अंतिम शासक आता है आपका नंदी वर्मन। कौन आता है? नंदी वर्मन। इनके फिर सेनापति थे महापद्मनंद। कौन थे? महापद्मनंद। कौन थे? महापद्मनंद। महापद्मनंद ने नंदी वर्मन की हत्या कर दी और एक नए वंश का स्थापना किया जिसका नाम रखा नंद वंश। हर्यक वंश खत्म हो गया, शिशुनाग वंश खत्म हो गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदी वर्मन। हत्या कौन किया? महापद्मनंद ने। नया वंश का उदय किया जिसका नाम रखा नंद वंश। अगला क्या पढ़ना है? तो मगध का तीसरा राजवंश स्टार्ट हो जाता है आपका नंद वंश। संस्थापक कौन है? तो महापद्मनंद। संस्थापक कौन है भाई? तो महापद्मनंद। इन्होंने क्या किया? पूरे राजपूत जो अभी कूद रहे हैं ना, पूरे राजपूत को मार दिया था। पूरे राजपूत को मार दिया। कौन? तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद ने। और उसके बाद राजपूतों को मारने के बाद सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की। इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग को जीत लिया और कलिंग जीतने के बाद एकराट की उपाधि धारण की। तो एकराट की उपाधि धारण किसने की थी? महापद्मनंद ने। पूरे राजपूतों का संहार किसने किया? महापद्मनंद ने। देखो नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, जो जाति के क्या थे? शूद्र थे। जाति के कौन से थे? तो शूद्र जाति के थे। इन्होंने राजपूतों का अंत कर दिया जिसके कारण सर्व छत्रांतत्व की उपाधि धारण की। इसने कलिंग जीतकर एकराट की उपाधि हासिल की। अगला शासक कौन बना? तो जैसे ही महापद्मनंद की मृत्यु हो जाती है, अगला शासक बन जाता है आपका घनानंद। कौन बनता है? घनानंद। इन्होंने क्या किया? कलिंग पर नहर बना दिया जिनका नाम रखा कलिंग नहर। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग पर नहर का निर्माण कराया था। इसने अपने दरबार में
चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। देखो, मौर्य वंश की स्थापना होने से पूर्व बहुत से विदेशी आक्रमण हुए, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। देखो, भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली था, इसमें नो डाउट। पूर्वी क्षेत्र में क्या था? मगध एक शक्तिशाली क्षेत्र था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या करते थे? तो अगल बगल के छोटे छोटे राज्यों को हराकर, यानी मगध शासक के राजा जो थे, जो बन रहे थे, वो क्या करते थे? अगल बगल के जितने छोटे छोटे शासक थे उसको हराकर अपना क्षेत्र का, यानी राजनीतिक क्षेत्र का क्या किए? तो विस्तार किए और राजनीतिक स्थिरता ला दी। कोई दिक्कत नहीं है। परंतु भारत के पश्चिमोत्तर साइड में, यानी पश्चिम वाला साइड में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इधर वाला पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इस सब में छोटे छोटे या और कमजोर राजा, कमजोर शासक थे। छोटे छोटे राजाओं का शासन था जो कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर साइड, यानी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान किया। ईरान यानी फारस कौन था? ईरान यानी फारस के हकमनी वंश का था, हकमनी वंश के राजा ने किया था। हकमनी वंश का संस्थापक है आपका साइरस द्वितीय। हकमनी वंश का शासक है साइरस द्वितीय, लेकिन हकमनी वंश का ही राजा था जिनका नाम था डेरियस प्रथम बोलो या फिर दाईबाहु बोलो। कौन बोलो? क्या बोलो? दाईबाहु बोलो या फिर डेरियस बाहु बोलो। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। इसने कंबोज को जीत लिया, गंधार को जीत लिया, कंबोज की राजधानी हट्ट को भी जीत लिया, गंधार की राजधानी तक्षशिला को भी जीत लिया। इस वंश का अंतिम शासक था डेरियस थर्ड। डेरियस थर्ड किस वंश का? तो हकमनी वंश का। डेरियस थर्ड को सिकंदर आया, उधर से सिकंदर भी आक्रमण कर रहा है। पीछे साइड से आपका पहला आया आपका ईरान का हकमनी वंश वाला, फिर आया उधर से ही आ रहा है आपका सिकंदर भी पहुंच गया है। अब जैसे ही जीता कंबोज को, हकमनी वंश का शासक था डेरियस प्रथम, ये जीता आपका कंबोज को, फिर जीता तक्षशिला को, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। अगला शासक बना डेरियस तृतीय। डेरियस तृतीय जब बना तो सिकंदर आके डेरियस तृतीय को भी मार दिया और हकमनी वंश का ही पूरा विनाश कर दिया। हकमनी वंश यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ तक एंट्री दे चुका है, यानी तक्षशिला पर कब्जा हो चुका है किसका? तो सिकंदर का। मगध पर है अभी कौन? तो मगध पर अभी याद रखना है कि मगध का राजा है घनानंद। कौन है? मगध पर है घनानंद। तक्षशिला में है आपका चाणक्य, और तक्षशिला में ही एंट्री कर चुका है आपका सिकंदर। तक्षशिला में कौन एंट्री कर चुका है? सिकंदर। अब चाणक्य सोचते हैं कि इसको तो हम बाद में निपटा देंगे, पहले हम जाके, मतलब चाणक्य आए इसके पास हेल्प मांगने के लिए। मगध के राजा कौन थे? घनानंद थे। चाणक्य जी आए घनानंद के पास कि सिकंदर उधर से पश्चिम साइड से हमला कर रहा है, अगर यदि भारत पर सिकंदर का कब्जा हो जाता है तो फिर भारत को बचाना मुश्किल हो जाएगा। घनानंद यहाँ पे 100 में बिजी थे, यहाँ पे डांसर का डांस चल रहा था। अब ये मदिरा पान करते थे, घनानंद यहाँ पे बिजी थे। यहाँ पे बिजी होने के कारण चाणक्य जो आए इनके दरबार में, चाणक्य का चोटी पकड़े और निकाल दिए। चाणक्य का चोटी पकड़े और निकाल दिए। चाणक्य का चोटी पकड़ के जब निकाल दिए तो इनको रास्ते में मिल गया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आ गया यहाँ पे तक्षशिला। अब तक्षशिला में हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, और तक्षशिला में ही एंट्री कर चुका है आपका सिकंदर। अब चाणक्य सोचते हैं कि घनानंद को तो बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे जो तक्षशिला में आपका मौजूद है सिकंदर, इसको पहले निपटाते हैं। इस कहे कि ये अगर यदि भारत में कब्जा कर लिया तो फिर भारत को छुड़ाना और बचाना मुश्किल हो जाएगा। और ये घर की मुर्गी है, इसको तो कभी भी निपटा सकते हैं। तो चाणक्य ने क्या किया, अपनी सिकंदर की सेना में चंद्रगुप्त मौर्य को भेज दिया। और चाणक्य बनाते थे, चाणक्य गुणी आदमी थे, तो गुणी यानी बहुत सारा गुण था उनके अंदर, तो कुछ ऐसे टाइप का विष बनाते थे जो आज खाएंगे तो 2 घंटा बाद, 4 घंटा बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो उसी तरह करके विष बनाए और चंद्रगुप्त मौर्य के जरिए
सिकंदर की सेना में जो भोजन बनता था उसमें डालना प्रारंभ कर दिए और वहीं से भविष्यवाणी कर दी है कि ये जो है आप लोग आए हैं विदेश से, यहाँ पे आपका बह रहा है सिंधु नदी, सिंधु नदी को पार अगर कीजिएगा तो सिंधु नदी को पार करके आ जाता है भारत, और भारत है देवों की भूमि, भारत है देवों की भूमि। तो आप लोग हैं जो किसी को मार के आ रहे हैं, किसी को काट के आ रहे हैं, अगर यदि भारत में एंट्री करते हैं तो आप लोग की मृत्यु निश्चित है। अब सिकंदर काहे मानेगा, तो सिकंदर क्या किया, भारत की ओर बढ़ने लगा। सिकंदर जैसे ही भारत की ओर अपनी सेना को बढ़ाने लगा तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य एंट्री कर चुका है, खाना में रात को जहर मिला चुका है। अब जैसे ही सिंधु नदी को पार किए सिकंदर की सेना मरने लगी। सिकंदर की सेना जैसे ही एक दो को मरने लगी तो सिकंदर की सेना में पूरा हड़कंप मच गया कि भाई देवों की भूमि है, यहाँ जाना खतरा है। सिकंदर की सेना लौट आई, सिकंदर मना कर रहा था लेकिन सिकंदर की सेना मानी नहीं, तो सिकंदर भी लास्ट में इधर से लौट आए। अब सिकंदर यहाँ से चल गया, सिकंदर की लास्ट में मृत्यु हो जाती है। अब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे रह गया तक्षशिला में, चाणक्य भी आपका तक्षशिला में रह गए हैं, और घनानंद मगध पर। अब चाणक्य आ जाते हैं मगध राज पर चंद्रगुप्त मौर्य को लेके, चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आते हैं। फिर यहाँ पर घनानंद का अंत कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप बैठ चुके हैं कौन, तो मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य। अब मगध पर बैठ चुका है मौर्य वंश, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके संरक्षक में आ गए हैं चाणक्य। याद रखना है कि यहाँ पे बैठ चुके हैं कौन, मौर्य, और तक्षशिला फक्षशिला में कोई नहीं है, सब विदेशी यात्री चल चुका है। अब इधर से सेना में जो सिकंदर था, सिकंदर जाने लगे हैं आपके पश्चिमी साइड, जहाँ जाके आगे जाके बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब अगला देखेंगे कि यहाँ पे मौर्य वंश जब था उस समय कौन आक्रमण किया है। चलो यहाँ पे मौर्य वंश बैठ चुका है। अब इसमें हम लोग क्या देखें कि मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण तो कौन कौन किए थे, तो हकमनी वंश का शासक था जिनका नाम था आपका डेरियस प्रथम, या फिर इसी को कहा गया है डायबाहु, इसी को क्या कहा गया है, डायबाहु। तो दो राजाओं ने या फिर दो राजवंशों ने मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।